हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सप्लोर एकेडमी। क्योंकि आज एक काफ़ी समय के बाद मिल रहे हैं, आज की वीडियो में हम यही बात करेंगे कि अलाइड मेंस में आपको कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है। क्योंकि अभी तक आपकी तैयारी तो लगभग कंप्लीट हो ही चुकी है। अब ये प्रोसेस में आपकी जो तैयारी है, जिस दिन आपको पेपर लिखना है उस दिन वो वेस्ट ना चली जाए, इसलिए कुछ एक खास चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, वही हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो 15-20 मिनट आप दे दीजिए, फास्ट फॉरवर्ड मोड में आप कर सकते हैं जैसी आपकी इच्छा हो। आई होप कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो चुकी होगी। जितनी भी हुई है अपने ऊपर आप कॉन्फिडेंस रखिए, क्योंकि अब ये कॉन्फिडेंस के बलबूते पर ही आप अपनी जो प्रेपरेशन है इसको सही रास्ते पर ले जा सकते हैं। और जो कि आपको 7, 8, 9 तारीख को पता लग ही जाएगा कि एग्ज़ाम का पैटर्न कैसे आएगा। एक एक करके हम चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ध्यान यहीं पर आपका केंद्रित होना चाहिए। क्या आपको मेंस में करना है, कैसे करना है, कौन से क्वेश्चन अब कैसे अटेम्प्ट करना है, वो तो आपने कर ही लिया है अभी तक। लेकिन कौन पहले करना है, कौन बाद में करना है, किस पर कितना लगभग समय देना है, ठीक है। और ये जनरल सी जो इंस्ट्रक्शंस हैं जो आपने अभी तक पढ़ ही ली होंगी, थोड़ा सा इनके ऊपर भी बात करते हैं, या फिर आप इसको स्किप करके आगे भी जा सकते हैं। तो आपको जब भी आप एग्ज़ाम हॉल में पहुंचेंगे तो आपको आपके साथ में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। पहला, आपका एडमिट कार्ड विद सेल्फ अटेस्टेड पासपोर्ट साइज फ़ोटो। तो वैलिड ई एडमिट कार्ड, तो एडमिट कार्ड की फ़ोटो कॉपी आप अपने साथ रखिए। तो वो चीज़ें, एक मिनट ज़रा। और दूसरा जो आपको ध्यान रखना है, वैलिड आईडी पासवर्ड। आईडी जो प्रूफ है वो आपके पास होना चाहिए। आधार कार्ड आप ले लीजिए, पैन कार्ड आप ले जा सकते हैं। वन फोटो कॉपी ऑफ ई एडमिट कार्ड, एक तो आपके एडमिट कार्ड और एक एक्स्ट्रा एडमिट कार्ड की फोटो कॉपी आपके पास होनी चाहिए। वन फोटो कॉपी ऑफ ई एडमिट कार्ड किसके लिए? फॉर सब्सिक्वेंट सेशंस। तो एक वैलिड ई एडमिट कार्ड हो गया सेल्फ अटेस्टेड फोटो के साथ में, और एक आपका फोटो कॉपी होना चाहिए। फ्रिस्किंग बिफोर एंट्री, ये तो नॉर्मल सी बात है कि आपकी चेकिंग की जाएगी। देखा होगा आपने कि पुलिस वाले खड़े होते हैं गेट पर, तो वो चीज़ें हो गई। रिपोर्ट टू द एग्जाम सेंटर 1 आवर बिफोर द एग्जाम टाइम। तो 1 घंटे पहले पहुंच जाइए। ऐसा ना हो कि हड़बड़ी में आप अंदर पहुंचे, हड़बड़ी में ही पेपर अटेम्प्ट करने लग गए, तो वो चीज़ें नहीं है। आप पहले ही 1 घंटे पहले पहुंच जाइए और सही तरीके से जो जो आपके पास सामान है उसको ले जाइए। पेन पेंसिल है, या स्केल है, जो भी आप अपने साथ ले जाना चाह रहे हैं। नो एंट्री आफ्टर द शेड्यूल टाइम, उसके बाद एंट्री तो बैन होगी, उसके बाद नहीं होगी। नो अर्ली एग्जिट, ना आपको पहले जाने दिया जाएगा। तो सिंपल सी चीज़ें हैं, ये आपने पहले भी देखी होंगी। अब कुछ एक चीज़ें हैं जो आप अपने साथ ले जा सकते हैं, जैसे कि पेन पेंसिल हो गया, अपने साथ ले जाइए। आपको डायग्राम वगैरह तो बनाने हैं, जीएस की अगर बात की जाए, हम आगे जा करके एक एक ऊपर की बात करेंगे। एडमिट कार्ड है आपके पास, फोटो कॉपी होनी चाहिए। आईडी प्रूफ है आपके पास, एक्स्ट्रा पासपोर्ट साइज फोटोज हैं, तो आप अपने साथ उसको ले जा सकते हैं। क्या नहीं होना चाहिए? तो आपके पास मोबाइल फ़ोन, पेजर, स्मार्ट वॉचेस, ये सब नहीं होना चाहिए। घड़ी जो है अपने साथ ज़रूर ले जाइए टाइम देखने के लिए, लेकिन वो स्मार्ट वॉच ना हो। दूसरा, प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर्स जो हैं वो आपके पास नहीं होने चाहिए। इसमें कैलकुलेटर की तो बात ही नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स कुछ भी नहीं होने चाहिए। कॉस्टली वैल्यूएबल आइटम अपने साथ ना रखें। जो भी आपके पास है, अगर ऐसा कुछ गुम हो जाता है तो कमीशन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। एल्कोहल, स्मोकिंग, टी, कॉफ़ी इनसाइड एग्जाम हॉल, तो ये भी ये तो सिंपल सी चीज़ है। ऐसा तो नहीं है कि आप कॉफ़ी और टी के साथ एग्जाम हॉल में चले जाएंगे, है ना। देन जब एग्जाम चल रहा होगा, आपको समय देना है। ऐसा ना हो कि आपने 3 घंटे प्रॉपर डिवाइड किए हों। लगभग आपके 10 मिनट इसमें भी लग जाते हैं, या तो पहले दे देते हैं कई बार, फिल रोल नंबर एंड डिटेल्स ओनली इन द प्रीवियस स्पेस। जो आपके पास स्पेस दिया हुआ है, हमारे टाइम में भी ऐसा ही था जब हमारा मेंस था, आपके टाइम पीरियड में भी ऐसा ही है, इसमें तो कोई डिफरेंस नहीं है। नेवर राइट योर नेम, मोबाइल नंबर और एड्रेस इनसाइड द आंसर शीट। जब भी आप आंसर शीट है उसमें अपना नंबर, नाम, कई बार हो जाता है जो यह अपना नाम लिख दिया, अपने पिताजी का नाम लिख दिया, सो एंड सो एमएलए के साथ हमारा रिलेशन है, तो ये सब चीज़ें तो नहीं लिखनी है। क्रॉस आउट एनी ब्लैंक पेजेस इन योर आंसर बुकलेट, ध्यान से रखिएगा, ये चीज़ ज़रूरी है। ज़रूरी क्यों है? क्योंकि एग्जामिनर जो है वो कई बार तभी तक रुक जाता है जब उसे ब्लैंक पेज मिल जाता है, तो उसे लगता है कि ब्लैंक पेज मिल गया है, तो इससे आगे तो क्या ही लिखा होगा स्टूडेंट ने। तो जब आप ब्लैंक पेजेस कर रहे हैं, कहीं पर आपको लग रहा है कि ब्लैंक पेज छूट रहा है, तो उसको क्रॉस कर दीजिए। अब ऐसा भी नहीं करना है उसको ऐसे ऐसे क्रॉस कर दिया पूरा, एक लाइन खींच देनी है ऐसे, ठीक है। तो वो आपने क्रॉस कर दिया और फिर आप मूव ऑन हो गए नेक्स्ट पेज के लिए। ऑल द पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चन शुड बी आंसर टुगेदर। ऐसा तो नहीं है कि एक साथ आप सारे आंसर देते हैं, लेकिन आप आंसर दे दीजिए। कैटेगरी जो है वो होनी चाहिए आपकी, चेंज नहीं कर सकते आप इसमें। रेस्ट रूम ब्रेक, टर्न योर आंसर शीट अपसाइड डाउन, ऐसे करके आपको आंसर शीट रखनी है जब आप जा रहे हैं। नो टॉयलेट ब्रेक इन द लास्ट 10 मिनट्स, लास्ट के 10 मिनट नहीं होगी।
एंड डोंट स्टैंड और लॉइटर अराउंड आफ्टर फिनिशिंग द एग्जाम। जब आप एग्जाम हो गया है, वैसा तो नहीं है कि, या हर एक एग्जाम में ही होता है, सिंपल सी चीज़ है कि आप इधर उधर ना घूमें। अब करना क्या है आपको, ये है मेन चीज़। ये तो पहले की इंस्ट्रक्शंस थी कि आप जब एग्जाम हॉल में जाएं तो आपको करना क्या है, क्या आपको नहीं करना है। लेकिन अब आते हैं मेन चीज़ पर। जब आप एग्जाम हॉल में पहुंच रहे हैं, उसके बाद क्या करना है आपको? करना है भैया, रीड द फुल क्वेश्चंस केयरफुली। जितने भी क्वेश्चन है, पहला पेपर है जीएस का है, चाहे कोई भी पेपर है, देखें जो आपकी आंसर शीट है, एक क्वेश्चन पेपर अलग से होगा, एक जो आंसर शीट है वो अलग से होती है। हमारे टाइम पीरियड में ऐसा ही था। अभी भी हमारे पास क्वेश्चन पेपर था, हम अब दिखाना भूल गए हैं, दिखा देंगे आपको। तो क्वेश्चन पेपर आपको अलग से मिलता है, 2-3 पेजेस होंगे उसमें। जीएस में भी इतना ही होता है, लगभग 1-2 पेजेस होंगे आपको। पहले में इंस्ट्रक्शंस होते हैं, फिर दूसरे में हिंदी और इंग्लिश में क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे। तो जब वो क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, वो पढ़िए उनको। क्या वो क्वेश्चन आपके आंसर बुकलेट में भी नंबरिंग करनी है आपको, नंबरिंग गिननी है, एक एक क्वेश्चन आप देखने लग गए, मैच करने लग गए। क्वेश्चन नंबर 1 है वहां पर, और क्वेश्चन नंबर 28 है या 30th क्वेश्चन है, तो ऐसे करके आप देख लीजिए। सही तरीके से क्वेश्चन को पहले पढ़ लेना है, ठीक है। स्टिक द वर्ड लिमिट एंड कीप योर आंसर्स टू द पॉइंट। कुछ भी लिखने मत लग जाना है कि भैया आपको कुछ भी आता था कुछ भी लिख दिया। टू द पॉइंट आपका आंसर होना चाहिए। जो आपने अभी तक जीएस में आंसर आप अभी तक लिख रहे थे, उन आंसर को वैसे ही लिखते जाइए, उसमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। और सारे के सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करो कि कोई क्वेश्चन छूटे ना। इसकी हम बाद में बात करेंगे जीएस में। स्टार्ट विद द क्वेश्चंस यू नो द बेस्ट टू बिल्ड कॉन्फिडेंस। क्या होगा कि कोई क्वेश्चन आपने ऐसा शुरू कर दिया जो आपको आता नहीं था, और आप सोचने लग गए कि मैं इसको पहले कर देता हूँ, मुझे थोड़ा थोड़ा याद है तो मैं इसको पहले कर देता हूँ या कर देती हूँ, बाद में हम डिफिकल्ट जो सिंपल क्वेश्चन है बाद में हम वहां पर जाएंगे। नहीं, पहले आप क्वेश्चन को उन क्वेश्चन पर करो जहां पर आपको कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा है कि ये क्वेश्चन तो मैं कर ही लूंगा या कर ही लूंगी। उनको जब करेंगे आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि भाई नहीं नहीं, मुझे तो आता है, इजी है पेपर, कोई उतना डिफिकल्ट तो है नहीं। तो बाद बाद में दिमाग और ज़्यादा काम करने लग जाता है कि नहीं मुझे तो आता है। जब आता है तो आप थोड़ा बहुत लिखने लग ही जाते हैं फिर। तो उन क्वेश्चन से शुरू करना है जो आपको अच्छे तरीके से पहले आते हैं। देन मेंटेन क्लीन राइटिंग, क्लियर हेडिंग्स एंड बुलेट पॉइंट्स वेर एवर पॉसिबल। जहां पर भी हैंड राइटिंग को थोड़ा बहुत क्लियर रखना है, हड़बड़ी में आपने गलत मत कर देना। आगे जाकर के हम और देखेंगे इसको। अंडरलाइन की पॉइंट्स एंड द फैक्ट्स, स्पेशली इन जीएस। जीएस में जहां पर लगे अंडरलाइन कर दो, वो भूलना नहीं है। क्योंकि क्या होता है, आप पहली बार अगर कोई मेंस दे रहे हैं या दूसरी तीसरी बार भी दे रहे हैं, हड़बड़ी में भूल जाते हैं अंडरलाइन करना। तो अंडरलाइन कर लीजिए जो की पॉइंट्स इफेक्ट्स हैं। फॉर ऐसे मेक अ बेसिक आउटलाइन फर्स्ट। ऐसे के लिए तो भैया पहले हम बात करेंगे अभी कैसे आपको करना है। वो आउटलाइन तो आपको बनानी ही पड़ेगी। बिना आउटलाइन के आप पूरा का पूरा ऐसे 1000 वर्ड्स में नहीं लिख सकते हैं, या फिर 300 वर्ड्स के लिए भी आपको आउटलाइन पहले बनानी पड़ेगी। कीप एन आई ऑन द टाइम। क्योंकि आपके पास घड़ी है, तो घड़ी अगर आपने नहीं ले गई तो ये आपके पास अभी एक दो दिन का समय है। किसी से, दोस्त से, बहन भाई से, छोटे भाई से, जैसी भी घड़ी है, जरूरी नहीं है वो फैंसी घड़ी हो, जैसी भी घड़ी है सिंपल सी घड़ी हो जिसमें टाइम सही बताती हो घड़ी। वैसे तो एग्जाम हॉल में भी कई बार घड़ी लगी होती है, कई जगह पर नहीं होती है। तो इसीलिए आप उस पर निर्भर ना रहें। अब एग्जाम हॉल में बैठे हुए यहाँ तो घड़ी ही नहीं है। अब सामने वाले से पूछ रहे हैं कि घड़ी है कि नहीं है, टाइम कितना हुआ है, कितना बचा है। टेबल के सामने घड़ी रख दी, टाइम आपको पता लग रहा है कितना टाइम है। पानी ले जा सकते हैं तो अच्छी बात है, अगर आपको जरूरत पड़ती है तो। क्लियर। और हर एक आधे घंटे के बाद टाइम आपको देखना है। ऐसा नहीं ना हो कि आप टाइम को देखें ना, 1 घंटे के बाद देख रहे हैं भैया अब तो 2 घंटे बचे हुए हैं, मेरा का सारा यहाँ टाइम है। आधे आधे घंटे के बाद आप टाइम देखें। और ऐसा भी ना हो 5-5 मिनट बाद आप टाइम देखते रहे। आधे घंटे के अंतराल में आप टाइम को देखते रहे। क्या नहीं करना है, तो आपको बहुत ज्यादा समय किसी एक ही क्वेश्चन पर देना नहीं है। कि आप एक ही क्वेश्चन पर पूरा का पूरा समय दे रहे हैं, आपको उसमें 15 से 20 मिनट लग गए हैं, जहां पर आपको उस क्वेश्चन को 7 मिनट में या 8 मिनट में आपको कंप्लीट करना था। 10 से 15 मिनट आपको सोचने में ही लगे। अगर नहीं आ रहा है 2-3 मिनट पता लग जाता है कि आ रहा है, मुझे नहीं आ रहा है, छोड़ दो उसको, आगे की ओर मूव ऑन हो जाओ। डोंट एक्सीड द वर्ड लिमिट अननेसेसरली। वर्ड लिमिट को एक्सीड नहीं करना है। जितना स्पेस दिया है उस स्पेस का सही तरीके से यूज करना है। आपको पता लग जाएगा आप एक लाइन में कितने शब्द लिखते हैं। हमने आंसर राइटिंग फीडबैक में सब कुछ आपको बता दिया था, एक लाइन में कितना है, आप कितने पैराग्राफ का एक पैराग्राफ में आप कितने वर्ड लिखते हैं, तो आपको पता लग जाता है। वैसा ही आपको एग्जाम हॉल में देखना है, भाई कितनी शीट्स हैं। ऐसे के लिए देख लो पहले कि कितनी शीट्स है मेरे पास, इतनी शीट्स है, ठीक है, मैं इतने पैराग्राफ लिखता हूँ। एक पैराग्राफ में मेरे लगभग मान लीजिए 100 वर्ड्स आते हैं, तो आप 3 लिख रहे हैं तो 300 हो गए आपके। और फिर पेजेस गिनिए कि इतने पेजेस में मेरा लगभग कंप्लीट हो जाएगा।
तो आप उस तरीके से कीजिए उसको। डोंट मेक योर हैंड राइटिंग मैसी इन हरी। जल्दबाजी में अपनी जो हैंड राइटिंग है उसको खराब मत करना, क्योंकि हैंड राइटिंग के भी नंबर होते हैं, ऐसा ना सोचें कि हैंड राइटिंग नंबर नहीं होते हैं। एंड डोंट रिपीट द सेम पॉइंट्स इन द मल्टीपल आंसर्स। कई बार होता है कि दूसरा आंसर तीसरा आंसर दे रहे हैं, वो सेम पॉइंट याद आ रहे हैं और सेम पॉइंट को चिपका दिया है वहीं पर। तो वो तो नहीं करना है, क्योंकि एग्जामिनर जो है बहुत चालाक होते हैं। उन्हें पता है कि अभी अभी स्टूडेंट ने ये लिखा था और अभी ये स्टूडेंट फिर से यही लिखने लग जा रहा है। एंड डोंट लीव ब्लैंक स्पेसेस अनलेस इंस्ट्रक्टेड। आप जैसा पहला बता दिया गया है कि आपको एक लाइन तो खींचनी ही है, तब तक आप ब्लैंक स्पेस ना दें। क्या नेक्स्ट की बात करते हैं जीएस के पेपर की। जीएस पेपर में पहले करना क्या है, आप अगर आपकी इच्छा है, ये हमें ये नहीं कह रहे कि आपको यही करना है, 7 तारीख को आपका ये पेपर है, जैसा आपको ठीक लगे, बस थोड़ा बहुत इंस्ट्रक्ट हम कर रहे हैं जैसी आपकी फिर इच्छा बनती है, जो भी क्लासेस के स्टूडेंट है या फिर जो क्लासेस के स्टूडेंट नहीं है। लेकिन जरूर एक बार अपनी जो प्लानिंग है वो आपने अभी तक बना ही दी होगी। कह 4 नंबर के अगर क्वेश्चन हैं उनसे स्टार्ट कर दो लिखना, क्योंकि वो थोड़े बहुत ईजी होते हैं और टू द पॉइंट उनका आंसर होता है। पॉइंट्स फॉर्म में आपको उनका आंसर देना है, ज़्यादा परेशानी वाली तो बात है नहीं, ना सोचना है ज़्यादा। जो आता है तो आता है, नहीं आता है तो उतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत आपको इसमें नहीं पड़ेगी। लेकिन यहाँ जो 8 नंबर वाले क्वेश्चन उनको थोड़ा बहुत सोचने की ज़रूरत है, वहाँ पर आपको पॉइंट्स देने की ज़रूरत है, हेडिंग देने की ज़रूरत है। तो वो थोड़ा बहुत टाइम आपका ले सकते हैं, तो उनको बाद में आप लिख सकते हैं, पहले ये 4 नंबर वाले आप लिख लो। क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन है, जो आपके पास बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गैदर है, क्योंकि 4 नंबर वाले जो क्वेश्चन आपको पूछे जा रहे हैं वो तभी पूछे जा रहे हैं ना कि आपको वो इन्फॉर्मेशन आती है कि नहीं आती है। और 8 नंबर वाले आपको क्वेश्चन इसीलिए पूछे जा रहे हैं कि आपकी जो एनालिटिकल थिंकिंग है वो कितनी है, डिस्कस, इलेबोरेट, ये सब चीज़ें आपको कहाँ पर ज़्यादातर, यहाँ पर, यहाँ नहीं। तो इसीलिए इन्फॉर्मेशन आपके पास कितनी है तो आप यहाँ पर यूज़ करें उसको, ठीक है। और उसी इंफॉर्मेशन को ब्रॉड वे में, कंक्लूजन में, इंट्रोडक्शन में, बॉडी में आप कैसे उसको इलेबोरेट करते हैं वो यहाँ पर आपका चेक किया जा रहा है। तो इसीलिए ये वाले जो क्वेश्चन हैं वो ऐसे होते हैं 8 नंबर के, अगर आपको नहीं भी आते हैं वो तो आप उनको करने में सक्षम हो जाते हैं। ऐसा यहाँ पर ओकेजनली नहीं देखा जाता है, क्योंकि किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में पूछ लिया तो वो यहाँ पर है 4 नंबर क्वेश्चन में, तो पर्टिकुलर चीज़ है, आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो कितना ही पॉइंट आप बना देंगे। लेकिन यहाँ पर आप वो चीज़ें कर सकते हैं, अपना दिमाग लगा करके वो चीज़ें कर सकते हैं। अब आपको निर्धारण ये करना है कि 4 नंबर के लिए आपको कितना समय देना है, 8 नंबर के लिए कितना समय देना है। और इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि अगर मान लीजिए किसी वे में भी पेपर का पैटर्न चेंज होता है तो हड़बड़ाना नहीं है, क्योंकि आपके पास लास्ट चांस है। इस चांस को बहुत अच्छे तरीके से यूज करना है। इसके बाद हो सकता है अभी एनटी की नोटिफिकेशन आए, फिर से एचएस की नोटिफिकेशन आए, तो वो अलग चीज है। लेकिन अभी के लिए आपके पास ये आखिरी चांस है और इस आखिरी चांस का बहुत अच्छे तरीके से यूज करना है। अगर इंग्लिश का पेपर, जीएस का पेपर, हिंदी का पेपर, तीनों का पेपर अगर चेंज भी होता है, पैटर्न चेंज हो गया, तो हड़बड़ाना नहीं है, कॉन्फिडेंस रखना है। आपको सब कुछ आता है, आपने हिंदी, इंग्लिश, जीएस तीनों पढ़ रखे हैं, प्रीलिम आपने क्लियर किया है, तो इट मीन्स आपके पास उतना कैलिबर है, उतना पोटेंशियल है आपके पास कि आप मेंस भी क्लियर कर पाएं। बस वही चीज है कि आपका अंदर कॉन्फिडेंस और लिखने की क्षमता अच्छी होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है इंग्लिश का पेपर, जिसकी ग्रामर गलत है। जो ग्रामर वाला सेक्शन बहुत अच्छे तरीके से नहीं कर पाता है, वो ग्रामर सही करने की कोशिश करें। गलतियां नहीं करनी है ग्रामर वाले सेक्शन में, उसको सही करना है। इसमें भी आप ऐसे से शुरू कर सकते हैं, ठीक है। फिर आप पहले क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, जैसा आपको ठीक लगे, क्योंकि पैसेज जो है, पैसेज उतना मुश्किल नहीं होता है। ये पैसेज दिया हुआ, नीचे क्वेश्चन दिए हुए हैं, उस पैसेज में से आपको आंसर निकालने हैं, बस कहानी वहीं पर सीमित है। कुछ एक सेंटेंसेज हैं वो थोड़ा बहुत चेंज करके आपको नीचे लिखने हैं, वहां पर ग्रामेटिकली एरर के चांसेस कम होते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको कुछ नहीं आता है, दिया भी कुछ नहीं गया है, एक ही लाइन दी गई है, आपको डिसिप्लिन के ऊपर लिखना है। यहाँ पर ये दिया गया है आपको फॉरेस्ट के ऊपर लिखना है, कुछ भी दिया गया है, क्लाइमेट चेंज है, पॉपुलेशन है, कोई भी चीज़ आपके पास दी गई है, तो वो पहले वाला सेक्शन है, ऐसे वाला। क्योंकि यहाँ पर 300 वर्ड्स ही हैं और नंबर 30 है, या ज़्यादा कम हो सकते हैं, वो एग्ज़ाम सेट करने वाले के ऊपर डिपेंड करता है। तो 300 वर्ड्स हैं, आपको सोचना है कि अब इंट्रो कैसे देना है, बीच में क्या लिखना है, आपको कंक्लूजन क्या देना है, और वो परफेक्ट होने चाहिए। यहाँ पर जो ग्रामर सेक्शन है वो भी आपका अच्छा होना चाहिए, क्योंकि 30 नंबर आपको इसीलिए नहीं दी जा रहा कि आप कंटेंट क्या लिख रहे हैं उसमें, वो दिए जा रहे हैं कि आपको ग्रामर और उसका फ्लो, टोन, बहुत सारी मल्टीपल चीज़ें हैं जो हम अपने क्लास में भी आपको बता दी हैं। उस पर तो नहीं जाना है ना, स्ट्रेस अप लेना है, जो आपने कर दिया है, अब एग्जाम हॉल में देखा जाएगा जो होगा। ग्रामर सेक्शन ध्यान देना है, ये गलत नहीं करना है। इज एम आर, जो छोटी छोटी गलतियां हैं, बड़ी गलतियां जो है वो उतना देखी भी नहीं जाती हैं,
जो छोटी गलतियां हैं, जो सीधे ही नजर आ जाती हैं कि आपने इज एम आर की गलतियां कर दी, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर में गलतियां कर दी, वो नहीं करनी है। आप दूसरी कोई गलतियां कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत माना भी जा सकता है, लेकिन सिंपल सी गलतियां, सेंटेंस फॉर्मेशन में आप थोड़ी बहुत गलतियां कर रहे हैं तो वो देखी जाती हैं। ठीक है। देन वी हैव लेटर राइटिंग। आप लिख सकते हैं जो आपको, क्योंकि यहाँ पर भी कुछ नहीं दिया होता है, आपको पता है कि भैया आपको स्टार्टिंग में क्या लिखना है, वो सही होना चाहिए। एंड देन उसके बाद आप डिपेंड करता है फॉर्मल है कि इनफॉर्मल है, जैसा भी दिया होगा, अगर दिया होगा तो प्रेसिस पर आ सकते हैं आप। अब ये वाला भी सेक्शन जरूरी है, आपको देखना है कि 1/3 में आप जा रहे हैं, कितने शब्द बन रहे हैं इसके, 300 है तो आप 3 कर दीजिए पहले और देख लीजिए कि 100 आप लिख रहे हैं। डब्बे डब्बे दिए होंगे वहां पर क्लासेस में आपको, जैसे डब्बे दिए गए थे यानी कि टेस्ट में जैसे थे, तो वैसे ही आपको यहाँ पर भी दिए जाएंगे, तो 1/3 में ही इसको लिखना है, उससे ज्यादा एक्सीड नहीं करने हैं। ठीक है। और सेम एज इट इज वही नहीं लिख देना है जो ऊपर लिखा हुआ था। एग्जामिनर सीधे ही पहचान लेगा कि भैया ऊपर से तो लिखा हुआ है, नीचे चेंजेस क्या किए गए हैं। आपको अपने तरीके से उसको लिखना है, वैसे ही जैसे ऐसे में लगता है इंट्रोडक्शन, फिर आपका बीच में बॉडी पार्ट आता है, देन उसमें कंक्लूजन, वो प्रेसिज में भी दिखना चाहिए सॉरी, और प्रेसिज में भी दिखना चाहिए। इस लास्ट टाइम में हमारी जो क्लासेस थी वो इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि हम बीच में बीमार हो गए थे, हो गए थे, क्या अभी भी चल ही रहे हैं वैसे। तो जैसे ही ठीक हो जाएंगे तो उसके बाद क्लासेस तो ठीक होने का, तो अब अलाइड की जो क्लासेस है वो तो लगभग खत्म है, कंटेंट पूरा आपको मिल गया है। खैर हम बात कर रहे थे प्रेसिज की। ठीक है। सेम एज इट इज नहीं लिखना है, इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, सॉरी बॉडी पार्ट देन कंक्लूजन। यहां पर डिपेंड क्या करेगा कि भैया आपकी लगभग एक लाइन की, 1 लाइन का इंट्रोडक्शन हो जाएगा, फिर 2-3 लाइन का आपका बॉडी पार्ट हो जाएगा, एक लाइन में आपका कंक्लूजन हो जाएगा। सिर्फ कहानी इतनी सी है, वो कनेक्टिविटी उसमें भी होनी चाहिए। जैसी ऐसे में है 300 वर्ड्स में, वैसे यहां पर तो होनी चाहिए। बस आपको समझ आना चाहिए कि ये क्या था इसमें, और दिमाग में पहले ही सोच लीजिए कि उसका आप जो हेडिंग है, जो उसका टाइटल है, वो क्या देने जा रहे हैं, ताकि आप उसी मोड में आगे जाकर के लिखें। देन वी हैव पैसेज कॉम्प्रिहेंशन। रीड क्वेश्चंस फर्स्ट देन द पैसेज। ऐसा आप कर सकते हैं जैसे आपकी इच्छा है। आप पहले क्वेश्चन पर जा सकते हैं, क्योंकि वह क्वेश्चन आपने पढ़ लिए, फिर आप पैसेज पर गए तो पैसेज में आपका ध्यान सीधे जाएगा, ये क्वेश्चन तो पहले ही पूछा गया था, यहां पर गलती नहीं करनी है, यहाँ पर कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए क्योंकि पहले ही दिया गया है। आप ग्रामर सेक्शन आप कर सकते हैं, या प्रेपोजिशन है, नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, आपको वॉइस चेंज करने के लिए दिया गया है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, एंटोनियम सिनोनियम, जो भी सेक्शन दिया गया है तो वो डायरेक्ट है, आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता है ना। वहाँ पर ऐसा कुछ सोचने वाला बहुत ज़्यादा तो नहीं है ग्रामर वाले सेक्शन में, सोचने वाली चीज़ें ये वाली हैं। यहाँ पर तो आपका डायरेक्ट वाले आंसर्स होंगे। देन लास्ट वी हैव हिंदी। अब हिंदी का पेपर में आप ऐसे से शुरू कर सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि 1000 वर्ड्स में है। अब आपको डिपेंड ये भी करना है कि लगभग आपको कितना समय देना है। 40 वर्ड्स हैं तो आप लगभग 50 से 55 मिनट इसमें दे सकते हैं। ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि 50 से 55 मिनट जो खराब है, क्योंकि 30 से 40 मिनट आप तो इंग्लिश वाले ऐसे को भी दे रहे हैं। नंबर यहाँ पर ज्यादा है, यहाँ पर 40 नंबर ज्यादा है। इसमें गलतियां ग्रामर वाले सेक्शन में नहीं करनी है, पहली बात। दूसरा, अभी तक आपने फ्लो बना ही लिया है कि कैसा आपका इंट्रोडक्शन होगा, बॉडी पार्ट कैसा होगा, देन वी हैव कंक्लूजन। और पैराग्राफ आपके ठीक होने चाहिए, स्पेस प्रॉपर होना चाहिए लाइंस के बीच में, नीट एंड क्लीन होना चाहिए, वहां पर कोई भी गलती के चांसेस नहीं होने चाहिए। अलाइड का मीन्स है आपका, लाइटली मत लीजिएगा कि भैया हाँ हाँ हो जाएगा, ऐसा लिख देंगे तो हो ही जाएगा, नहीं, वैसा करके तो नहीं होगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ है। 60-70 तो सीटें हैं। गद्यांश पद्यांश में आप जा सकते हैं, फिर अगर आपको लग रहा है कि हाँ हाँ। अब यहाँ पर गद्यांश और पद्यांश में देखो, गद्यांश तो मैक्सिमम कर ही लेंगे, लेकिन पद्यांश में लगभग उसके हमने क्लासेस में बहुत अच्छे तरीके से आपको बता रखा है कि आप उसके भाव पर जाइए, शब्दार्थ पर मत जाइए, भावार्थ पर जाइए। शब्दार्थ जो है वो कई बार अलग तरीके से यूज किए जाते हैं, लेकिन भाव में वो अलग तरीके से यूज किए जाते हैं। ठीक है। ओके। तो गद्यांश और पद्यांश को सही तरीके से पहले पढ़ना है। गद्यांश जो है उसका भी आपको भावार्थ में सही मीनिंग निकालना है, डीप मीनिंग निकालना है। और ऐसा ना हो कि एक लाइन को आप एक ही लाइन में, वही जो लाइन ऊपर लिखी थी वही नीचे लिखनी है, वैसा तो नहीं करना है ना। आपने अभी तक तो सीख ही लिया है कि कैसे आपको ये गद्यांश वाला सेक्शन करना है। देन पद्यांश, इसको बार बार पढ़िए, नहीं आ रहा है बार बार पढ़ो, मीनिंग समझ में आ जाता है कई बार कि यहाँ इसका जो वर्ड है, शब्दार्थ है वो ये है, फिर जाकर के आप उसका भावार्थ में जाएंगे कि भाई यहाँ किस भाव में प्रयोग किया गया है। फिर
ग्रामर वाले सेक्शन में आप यहाँ पर आ सकते हैं। ग्रामर वाला सेक्शन आपको करवा ही दिया है। रिवीजन कीजिए, अब एक दिन भी जो बचा हुआ है उसमें सिर्फ रिवीजन करना है, नया कुछ नहीं पढ़ना है। जिसका हाँ थोड़ा बहुत सेक्शन बच गया है तो पढ़ लो, ऐसा तो नहीं है कि नया पढ़ने से कुछ बहुत खराबी हो जाएगी, कुछ भी नहीं होता है। अगर आपको कुछ सेक्शन रह गया है, एक ही सेक्शन रह गया है, तो उसके ऊपर आप फोकस कर सकते हैं। बाकी ऑल द बेस्ट, आप अपना एग्जाम जो है बहुत अच्छे तरीके से दीजिए। कॉन्फिडेंस होना चाहिए, अपना सामान अपने पास रखिए, चाहे वो घड़ी हो, पानी हो, अगर आपको उस चीज़ की ज़रूरत है तो सब चीज़ें आपके पास हैं, आपने सब चीज़ें पढ़ रखी हैं, इतना आप अंदर अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखिए। हाँ, आपको थोड़ा बहुत डर लगेगा एग्ज़ाम से पहले, अभी एग्ज़ाम हॉल तक पहुँचने तक, कि कैसा जाएगा कैसा जाएगा। अगर मान लीजिए जीएस का पेपर थोड़ा बहुत ऐसा थोड़ा ख़राब ही जाता है, मान लेते हैं अगर ख़राब भी गया, तो उससे भी डिमोटिवेट नहीं होना है, ठीक है। उससे डिमोटिवेट नहीं होना है, आप अगले क्वेश्चन पर जाइए। आप नेक्स्ट इंग्लिश का पेपर अच्छे से दो, हिंदी का पेपर अच्छे से दो, क्योंकि इंग्लिश में आपको सिर्फ क्या करना है, क्वालिफाई तो पहले करना है। पहले तो क्वालिफिकेशन पर बात आती है ना, कि आप क्वालिफाई तो कर पाए, उसके बाद मेरिट की बात है। तो इन पेपर में पहले आप देखना कि क्वालिफाई में कहाँ कहाँ पर कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और उसके बाद आप जाएंगे कि अब मेरिट की बात है ना। ऐसा तो नहीं है कि आप पहले सिर्फ क्वालिफाई करे हुए ऐसे में इतने नंबर आए काफ़ी है। टॉप करने की कोशिश करना है, आप सभी ने, जितने भी हैं सभी ने टॉप करने की कोशिश करना है, कि मैं इस एग्ज़ाम में टॉप करूंगा या करूंगी। उसके बाद आप सही नंबर पर आ जाएंगे, आप अपनी सीट्स मिल ही जाएंगी, है ना। ठीक है, बाकी मिलते हैं आपसे जब आप इस एग्ज़ाम को क्लियर कर जाएं, या फिर नेक्स्ट जो क्लासेस हैं इसके बाद आपकी एचएस की क्लासेस हो जाएंगी आपकी, या फिर बाकी स्टूडेंट्स की। तो नेक्स्ट क्लासेस में मिलते हैं आपसे। ऑल द बेस्ट एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट में। टिल देन, थैंक यू।